आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और आपके साथ मैं हूं विवेक। आज सबसे पहले बात तो एक ऐसे जालसाज की जिसने बिहार के आम लोगों के नहीं बल्कि डीजीपी को झांसे में ले लिया। उस हाई प्रोफाइल जालसाज ने हाई कोर्ट के जज के नाम पर डीजीपी को झांसे में लिया और हैरानी की बात यहां यह है कि जिस काम के लिए उसने फर्जी तरीके से फोन किया वो काम भी डीजीपी ने पूरा कर दिया। तो सवाल है कि क्या बिहार के डीजीपी को झांसे में लेना इतना आसान है? पीली टी शर्ट और ब्लैक जींस में खड़ा ये है अभिषेक अग्रवाल, पुलिस महकमे का सबसे हाई प्रोफाइल जालसाज, जो बिहार कैडर के आईपीएस आदित्य कुमार के साथ मुस्कुराते हुए खड़ा है। इन दोनों के तिकड़म की कहानी आप भी सुनेंगे तो चौंक जाएंगे, हैरान रह जाएंगे। तस्वीरों में दिखने वाला अभिषेक आईपीएस आदित्य कुमार को बचाने के लिए पटना हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनकर डीजीपी को फोन करता था। जी हां, डीजीपी को। अभिषेक जब बिहार के डीजीपी एसके सिंघल को कॉल करता था तो डीजीपी भी सहम जाते थे। इस बात का जिक्र एफआईआर की उस कॉपी में भी है जो बिहार के आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू ने दर्ज किया है। कई महत्वपूर्ण बातें जो हैं एफआईआर में लिखी हुई हैं और जो आर्थिक अपराध इकाई ने आदित्य कुमार ने जो आईपीएस पदाधिकारी हैं, इसलिए आर्थिक अपराध इकाई ने उनको भी दोषी माना है और उनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च किया है। अभिषेक ने आईपीएस आदित्य कुमार को बचाने के लिए पटना हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनकर डीजीपी को एक बार नहीं बल्कि 40 से 50 बार फोन किया था। फ्रॉड करने के लिए अभिषेक ने व्हाट्सएप का डीपी भी उसी हिसाब से बना लिया था कि सरकारी मोबाइल पर एक दूसरे मोबाइल संख्या जिसके डिस्प्ले पिक्चर में मुख्य न्यायाधीश माननीय पटना उच्च न्यायालय का फोटो लगा हुआ है के द्वारा व्हाट्सएप के माध्यम से उनसे बात की गई और कतिपय कार्यों को कहने के लिए कहा जाता था। बोलने वाले व्यक्ति के स्वर यानी उसके टोन और बोलने के तरीके से मामला संदिग्ध होने के कारण उक्त मोबाइल संख्या 9709303397 का सत्यापन कर शीघ्र अग्रतर कानूनी और विधि सम्मत कार्रवाई करने का निर्देश डीजीपी पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा आर्थिक अपराध इकाई को दिया गया। दरअसल अभिषेक अपनी रसूख का हवाला देकर झांसा देता था, खुद को टॉप मोस्ट आईएएस आईपीएस अधिकारियों का करीबी बताता था, हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनकर डीजीपी को धौंस दिखाता था। शराब मामले में डीजीपी ने आईपीएस आदित्य कुमार को क्लीन चिट भी दे दी थी। अभिषेक 2018 में तिहाड़ जेल तक जा चुका है। अभिषेक पर बिहार में जालसाजी के कई मामले दर्ज हैं। अभिषेक अग्रवाल का पुराना आपराधिक इतिहास है और ये इस तरह के आपराधिक गतिविधियों में पहले भी लिप्त रहे। दिल्ली के कमला मार्केट थाना कांड संख्या 43/2021 दिनांक 16 मार्च 43/21 धारा 419 भादवी में गिरफ्तार होकर के जेल भेजे गए थे। इस पूरे मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ एक कॉल पर आईपीएस आदित्य कुमार के खिलाफ दर्ज शराब के बेहद गंभीर मामले को मिस्टेक ऑफ लॉ करार देकर बंद कैसे कर दिया गया। पटना से न्यूज 18 के लिए संजय कुमार के साथ अमित कुमार की रिपोर्ट। अब आप समझिए कि डीजीपी को कैसे झांसे में पूरे तरीके से लेकर अंजाम दिया गया इस पूरे मामले को। तो इस पूरे मामले का जो सूत्रधार है वो आईपीएस आदित्य कुमार है। सितंबर में आईपीएस आदित्य ने अभिषेक के साथ मिलकर प्लान तैयार किया। साजिश के तहत चीफ जस्टिस के नाम पर डीजीपी को फोन करवाने की योजना बनाई गई और पटना सिटी में मोबाइल सिम बेचने वाले गौरव राज के स्टाफ राहुल कुमार के नाम पर सिम कार्ड लिया गया। सिम राहुल के नाम पर तो लिया गया लेकिन उसे बोरिंग रोड में मिस्टर गैजेट नाम की दुकान के मालिक राहुल रंजन जायसवाल तक उनके स्टाफ शुभन के जरिए पहुंचा दिया गया। राहुल रंजन और अभिषेक जायसवाल दोनों कथित तौर पर दोस्त बताए जा रहे हैं। इसके बाद एक नया मोबाइल फोन खरीदा गया और उसी फोन से डीजीपी को फोन किया जाने लगा। खबर यहां यह है कि डीजीपी को 40 से 50 बार फोन किए गए और आईपीएस आदित्य से जुड़ा मामला रफा दफा कराया गया। आईपीएस आदित्य पर धारा 420 और आईटी एक्ट के तहत केस हुआ है। आरोप है कि गया में एसएसपी रहते मद्य निषेध से संबंधित मामले में
लापरवाही बरतने के उनके ऊपर आरोप लगे थे। बाद में उन्हें गया एसएसपी के पद से हटा दिया गया था। गया के फतेहपुर थाने में केस भी दर्ज हुआ था। आगे बढ़ते हैं। डीजीपी एसके सिंघल को 40 से 50 बार फोन कर आईपीएस आदित्य कुमार के खिलाफ मामला खत्म कराने वाले अभिषेक अग्रवाल को आर्थिक अपराध इकाई ने 2 दिन पहले गिरफ्तार किया था। अभिषेक अग्रवाल की गिरफ्तारी के बाद उसके बड़े कनेक्शन सामने आ रहे हैं। हैरानी की बात है कि डीजीपी पर दबाव बनाकर अभिषेक ने आईपीएस आदित्य कुमार के खिलाफ चल रहे मामले को खत्म करा दिया और यह उसके रसूख का ही नमूना है। इतना ही नहीं, अभिषेक लगातार बिहार के टॉप आईपीएस अधिकारियों के संपर्क में रहा, उनसे मधुर रिश्ते बनाए, लेकिन अब मामले का पर्दाफाश हो चुका है। पकड़ा गया जालसाज। खुलने लगे खाकी के राज। अभिषेक अग्रवाल, इसके कारनामे ऐसे कि डीजीपी एसके सिंघल की बोलती बंद हो जाए। बिहार का ये नटवर लाल कभी खुद को डीएम तो कभी पटना हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बताता है। इस बात का खुलासा ईओयू की जांच में हुआ है। अभिषेक अपने रसूख का इस्तेमाल कर अधिकारियों को झांसे में लेता था। अधिकारियों के साथ तस्वीरें इसकी तस्दीक करती हैं। एक एक फोटो पर गौर फरमाते जाइए। देखिए कैसे बड़े बड़े अधिकारियों के साथ अभिषेक अग्रवाल की फोटो है। मधुबनी के एसपी सुशील कुमार के साथ अभिषेक अग्रवाल की गद्देदार सोफे वाली तस्वीर देखिए। आलोक राज और आईपीएस विकास वैभव के साथ अभिषेक अग्रवाल की तस्वीर देखिए। पूर्व आईपीएस अधिकारी सुनील कुमार के साथ तस्वीर। सुनील कुमार इस वक्त बिहार सरकार में मद्य निषेध मंत्री हैं। साथ में पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे भी बैठे दिखाई दे रहे हैं। डीआईजी शिवदीप लांडे के साथ तस्वीर। आईपीएस रत्न संजय के साथ तस्वीर। आईपीएस राकेश कुमार के साथ अभिषेक अग्रवाल की तस्वीरें। ये सभी बता रही हैं कि इसकी पैड ब्यूरोक्रेसी में कितनी गहरी है। ये भी जाहिर हो रहा है कि अभिषेक अग्रवाल का किन किन बड़े अधिकारियों के साथ उठ बैठ है। लेकिन अब की बार अभिषेक अपने बुने हुए जाल में ही फंस गया और बड़ी गलती कर बैठा। गया के मगध रेंज के जो तत्कालीन डीआईजी थे अमित लोढ़ा, उन्होंने इस मामले को लेकर के कहीं न कहीं संदेह जताया और डीजीपी से इस मामले की एक बार फिर से जांच करवाने की अपील की, जिसके बाद यह पूरा मामला जो है वो ईओयू को सौंपा गया। आर्थिक अपराध इकाई जो है वो अपने स्तर से इस पूरे मामले में जब अनुसंधान करना शुरू किया तो यह खुलासा हुआ। इस मामले में आर्थिक अपराध इकाई ने आईपीएस आदित्य कुमार, अभिषेक अग्रवाल, गौरव राय, शुभम कुमार और राहुल रंजन जायसवाल को अभियुक्त बनाया है। कुल 7 धाराओं में आईपीएस आदित्य कुमार को छोड़कर 4 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। आदित्य कुमार इस पूरे प्रकरण में नामजद अभियुक्त हैं और अभी तक जो 4 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं उनके जो अभी तक का अनुसंधान हुआ है आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा, उससे ये स्पष्ट होता है कि आदित्य कुमार ने इसमें षड्यंत्र की पूरी भूमिका निभाई है और अब आर्थिक अपराध इकाई प्रथम दृष्टया उनको आरोपित मानकर आगे की कार्रवाई करेगी। अब सवाल है कि एक व्यक्ति डीजीपी के सरकारी मोबाइल नंबर पर कॉल कर बात करता है और मामला रफा दफा भी हो जाता है। क्या डीजीपी को झांसे में लेना इतना आसान है? सवाल ये भी है कि जिस राज्य का डीजीपी ही ऐसे झांसे में आ जाए तो फिर नीचे की पुलिस का क्या हाल होगा। पटना से न्यूज़ 18 के लिए संजय कुमार और अमित कुमार की रिपोर्ट। अब आप समझिए कि पूरा मामला है क्या, जिसे रफा दफा कराने के लिए फर्जीवाड़े का सहारा लेना पड़ा। करीब 5 महीने पहले बिहार सरकार ने गया के एसएसपी रहे आदित्य कुमार के खिलाफ शराब मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। गया के एसएसपी रहे आदित्य कुमार पर शराब के एक मामले को रफा दफा करने का आरोप था और उससे पहले भी गया के फतेहपुर पर थाने में 8 मार्च 2021 को एक बाइक को शराब के साथ पकड़ा गया। फतेहपुर के तत्कालीन थानेदार संजय कुमार ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के बजाय सिर्फ सनहा दर्ज कर घटना की लिपापोती कर दी। बाद में उसी थाने में 26 मार्च 2021 को शराब से भरी एक कार पकड़ी गई। थानेदार ने फिर कोई एफआईआर दर्ज नहीं किया और सनहा दर्ज कर काम पूरा कर लिया। उस वक्त गया के एसएसपी थे आदित्य कुमार। बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तेजस्वी की बात करेंगे। बिहार के उप मुख्यमंत्री कल यानी कि मंगलवार को सीबीआई की विशेष कोर्ट में पेश होंगे। सीबीआई ने आईआरसीटीसी घोटाले में तेजस्वी की जमानत रद्द करने की याचिका दायर की थी।
जिस पर कोर्ट ने नोटिस जारी किया था। नोटिस के जवाब में हाजिर होकर तेजस्वी अपनी बात रखने वाले हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। छापेमारी रुकी तो कोर्ट कचहरी का चक्कर शुरू। तेजस्वी की जमानत रद्द करने को लेकर दायर सीबीआई की याचिका ने एक बार फिर तेजस्वी की परेशानी बढ़ा दी है। तेजस्वी मंगलवार को दिल्ली स्थित सीबीआई की विशेष अदालत में पेश होंगे। इसको लेकर तेजस्वी सोमवार को दिल्ली रवाना हुए। दरअसल सीबीआई ने कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है और उसमें यह कहा गया है कि बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने अपने खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों की जांच को प्रभावित करने के लिए न केवल सीबीआई के अधिकारियों को बल्कि उनके परिवार के लोगों को भी खुले मन से धमकी दे रहे हैं। तेजस्वी यादव ने जनसभा के अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी कानूनी कार्रवाई को रोकने की कोशिश की है, ऐसा आरोप सीबीआई की तरफ से लगाया गया है। और सीबीआई ने यह भी कहा है कि उन्होंने अपने खिलाफ चल रहे अनुसंधान के साथ साथ कोर्ट में चल रहे ट्रायल को रोकने की कोशिश की है। IRCTC घोटाला में तेजस्वी यादव जमानत पर हैं। सीबीआई ने कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि तेजस्वी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और जनसभाओं के जरिए सीबीआई के अधिकारियों और उनके घर वालों को धमका रहे हैं, जिसकी वजह से उनके खिलाफ चल रहे मामले की जांच पर प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए तेजस्वी की जमानत रद्द की जाए। सीबीआई की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 17 सितंबर को कोर्ट में हाजिर होने का नोटिस दिया था। दिल्ली के लिए रवाना होने से पहले तेजस्वी ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि ये तो होना ही था। जब तक ये लोग रहेंगे तब तक इसी तरह का काम जो है चलता रहेगा। कल का तो जो अदालत है उसमें फिजिकल अपीयरेंस के तौर पे हमको बुलाया गया है, तो हम तो जा रहे हैं उस चीज़ को लेकर। और हम लोगों को कानून पे, अदालत पे पूरा विश्वास है, जो है न्याय मिलेगा। तो हम लोगों को इसमें कोई फिक्र करने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि सारी चीजें जो है स्पष्ट है ही। और ये सारी बातें जो है कल अपना पक्ष जो हम लोग रखेंगे। तेजस्वी ने कोर्ट और कानून में अपनी आस्था व्यक्त की, लेकिन सवाल है कि अब तेजस्वी का क्या होगा। तेजस्वी की जमानत बरकरार रहेगी या उन्हें भी जाना होगा जेल। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार और धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। चलिए खबर समझिए कि क्या है IRCTC घोटाला। 2004 से 2009 के बीच का ये मामला है। जब ये घोटाला हुआ था तब लालू प्रसाद देश के रेल मंत्री थे और लालू प्रसाद ने IRCTC के जरिए रांची और पुरी में चलाए जाने वाले 2 होटलों की देखरेख का काम सुजाता होटल्स नाम की कंपनी को दिया था। यहां आरोप ये था कि सुजाता होटल्स ने इसके बदले लालू प्रसाद को पटना में 3 एकड़ जमीन दी, जो बेनामी संपत्ति थी। प्रवर्तन निदेशालय ने चार्जशीट दाखिल करते हुए मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया था और इस मामले में सीबीआई ने कई बार राबड़ी देवी से और तेजस्वी यादव से दोनों से पूछताछ की। 2017 में सीबीआई ने आपराधिक मुकदमा दर्ज किया और 2018 में इसी मामले में जमानत भी मिल गई। तेजस्वी यादव जमानत पर ही अभी तक बाहर हैं। आगे बढ़ते हैं। बिहार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोल दिया। सुधाकर सिंह ने बिना नाम लिए नीतीश कुमार पर तंज कसा और कहा कि कुछ लोगों में प्रधानमंत्री बनने की बेचैनी है। यही नहीं, सुधाकर सिंह ने यह भी कह दिया कि सरकार में मंत्रियों की औकात चपरासी के बराबर है। इससे बड़ा क्या सबूत हो सकता है कि मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा है, इसलिए कि मालिकों की भूमिका थी, मालिक चाहते थे कि हम इस्तीफा दें। आरजेडी ने पत्र जारी कर सरकार और गठबंधन पर बोलने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी को सौंप दिया था। ऐसा लगा आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद का ये लेटर सुधाकर सिंह जैसे नेताओं की जुबान पर लगाम लगा देगा। लेकिन सुधाकर तब भी नीतीश पर फायर थे और अब भी फायर है। प्रधानमंत्री बनने की बेचैनी है, जैसे लग रहा है कि प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे तो उनकी आत्मा संतुष्ट रह जाएगी ईश्वर की। तो कुछ लोगों को लगता है कि प्रधानमंत्री के पद पे जाने का रास्ता, ईश्वर जाने का रास्ता प्रधानमंत्री के पद से होके जाता है, इसीलिए प्रधानमंत्री बना दो कि स्वर्ग में भी हमको जगह मिल जाए। पीएम का रास्ता स्वर्ग से होकर जाता है और कुछ लोगों में पीएम बनने की बेचैनी है। ये बोलते हुए सुधाकर सिंह ने भले ही खुलकर नीतीश कुमार का नाम नहीं लिया, लेकिन चैनपुर के उसी कार्यक्रम में सुधाकर सिंह ने ये कहते हुए बखेड़ा खड़ा कर दिया कि सरकार में मंत्रियों की औकात चपरासी के बराबर है।
और आजकल के मंत्री तो चपरासी होते हैं, कहने को तो मंत्री हैं कागज में, लेकिन सरकार की नज़र में चपरासी हैं, रबर स्टाम्प। उधर से सचिव फाइल ला देता है, उधर दस्तखत कर देता है डर से कि मेरा मास्टर नाराज हो जाएगा, फाइल पे दस्तखत नहीं करेंगे। सुधाकर सिंह नीतीश कुमार पर लगातार हमला कर रहे हैं। मंत्री की कुर्सी चली गई, लेकिन सुधाकर के तेवर नरम नहीं हुए। मैं लोहिया के विचारों पे चलता हूँ। जब सत्र चलेगा तो सत्र में बोलेंगे, और जब सत्र बंद है तो सड़कों पे बोलेंगे। लेटर जारी होने के बाद भी सरकार और सीएम पर सुधाकर सिंह का हमला क्या पार्टी के अनुशासन का उल्लंघन है? न्यूज़ 18 के लिए कैमूर से अभिनव कुमार और पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। जमशेदपुर में ग्रेजुएट कॉलेज के बगल में कब्रिस्तान में अवैध निर्माण का मुद्दा बढ़ता जा रहा है। बीजेपी युवा मोर्चा ने आज डीसी कार्यालय का घेराव किया और 10 दिन के भीतर अवैध निर्माण को बंद कराने का अल्टीमेटम दिया है। बीजेपी युवा मोर्चा के नेताओं का आरोप है, अवैध निर्माण तो कर ही रहे थे, इसके अलावा राह में चलने वाली लड़कियों के ऊपर थप्तियां कसना, टोंट मारना, उनको छेड़खानी करना और एक लव जिहाद का बड़ा सेंटर के रूप में उसको परिवर्तित करने का बड़ा योजना था, षड्यंत्र था। दरअसल कब्रिस्तान में अवैध निर्माण का मुद्दा कई दिनों से गरमाया हुआ है, जिसको लेकर भारी संख्या में कॉलेज की छात्राओं ने भी डीसी कार्यालय का घेराव किया और अपनी आपत्ति दर्ज कराई। छात्राओं का आरोप है कि कॉलेज की तरफ गेट खोल दिए जाने से ये जगह उपद्रवियों का अड्डा बनता जा रहा है। उचक्के खुलेआम छात्राओं पर फबत्ती कसते हैं, जिससे छात्राएं मानसिक रूप से काफी परेशान हो चुकी हैं। सुनसान सड़क होने की वजह से छात्राओं को सुरक्षा की भी चिंता सता रही है। परेशानी ये है कि जैसे कॉलेज का गेट खुलता है वहाँ पे लड़के लोग जमा हो जाते हैं और इतना भीड़ करता है, लड़की लोग को छेड़ते रहते हैं। हम लोग तब भी जितना भी प्रॉब्लम किसी और को बताएं कोई सुनता नहीं है, इसलिए हम लोग आज ये मोर्चा लगाने आए हैं। कि अभी जो कब्रिस्तान के सामने जो दूसरा गेट खोला गया है हमारे कॉलेज गेट के द्वार पे, वो बंद किया जाए। उसके वजह से बहुत ज्यादा अड्डाबाजी हो रहा है, जो हम सभी लड़कियों के लिए बिल्कुल सही नहीं है और इसकी वजह से छेड़खानी भी होती है, लड़कियों को तंग भी किया जाता है। कब्रिस्तान में अवैध निर्माण के विरोध और छात्राओं की सुरक्षा को लेकर बीजेपी युवा मोर्चा ने एसएसपी प्रभात कुमार की गाड़ी का भी घेराव किया, जिसके बाद उन्होंने गाड़ी से उतरकर उग्र कार्यकर्ताओं को समझाने का प्रयास किया। बावजूद इसके पुलिस जवानों से धक्का मुक्की की गई। फिलहाल बीजेपी युवा मोर्चा ने कब्रिस्तान में अवैध निर्माण बंद कराने के लिए प्रशासन को 10 दिनों का अल्टीमेटम दिया है और काम बंद नहीं होने पर और उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। प्रभंजन कुमार, न्यूज़ 18 जमशेदपुर। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।